हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। तो जो बच्चे देख लीजिए पहली बार हैं, नए हैं हमारे चैनल पर, अभी क्या अभी आपको रिसेंट में बीएड इंट्रेंस एग्जाम 2023 की तैयारी आपको कराई गई। ठीक है, अभी क्या है, इंट्रेंस एग्जाम तो हो गया, तो अभी हमारे चैनल पर क्या है, देखिए आपको जो वीडियो री एग्जाम होने वाला है उसकी तैयारी आपको कराई। ठीक है, यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो री एग्जाम 2023 जो होने वाला है, जो कि 2018 में होने वाला था, अभी री एग्जाम होकर 2023 में होने वाला है। इसकी तैयारी आपको रेगुलर करवाई, जिसका एग्जाम देखिए आपको 26 से 27 जून दिया गया है। ठीक है, तो हो सके कि इस तारीख को जो आपका एग्जाम हो जाए, तो उसकी भी तैयारी देखिए हमारे चैनल पर भी करवाई जाएगा। और ये जो क्लासेस है आपको अभी देखिए पीटी की जो आपके आने वाली है, यूपी ट्रिपल एस सी पीटी का फॉर्म 2023 का, इसके लिए भी आपकी जो क्लासेस है करवाई जा रही है। ठीक है, तो जिसे भी तैयारी इन दोनों सब्जेक्ट में करनी है, री एग्जाम के लिए, वीडियो री एग्जाम के लिए और पीटी के लिए, तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए अब भी से। क्योंकि देखिए हमारे चैनल पर जो है आपको देखिए कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट और टॉपिक टू टॉपिक वाइज। ठीक है, नहीं विश्वास होगा तो पुराने ईयर की जो हमारे पीटी की जो तैयारी करवाई गई थी देख लीजिए, आपको सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वाइज पूरी की पूरी क्लासेस करवाई गई थी। ठीक है, तो पूरी करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्लास को अभी लाइक कर दीजिए और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो अभी जो क्लासेस है ये आपको री एग्जाम के लिए और पीटी के लिए, ठीक है, वीडियो री एग्जाम के लिए ऊपर ट्रिपल एस सी की जितनी भी क्लासेस है आप हमारे चैनल पे देखिए, देखने को आपको मिलेगी कंप्लीट और पूरी ए टू जेड तक। ठीक है, तो जिसे भी करनी है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बात करें तो देखिए हमारा टेलीग्राम का चैनल है परीक्षा की शिक्षा नाम का, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। उसी के नीचे देखो तो इंस्टाग्राम का पेज का भी लिंक हमारा मिल जाएगा। देखिए वहाँ पे अभी देखिए 90 फॉलोअर्स हैं, इसको जल्दी जल्दी आप हमारे 100 करवा दीजिए। ठीक है, 100 फॉलोअर्स करवा दीजिए। उसके बाद चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे, देखेंगे पहला क्वेश्चन आपका क्या है, जीके जिस की क्लास है ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, बताते हुए चलिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, ध्यान से देख के बताएंगे। 1764 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित भारत का पहला डाकघर निम्नलिखित में से किस स्थान पर था, बताइए। 1764 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित भारत का पहला डाकघर निम्नलिखित में से किस स्थान पर था, तो बॉम्बे में, यानी कि मुंबई में जो आपका दिया गया, यहाँ पे टी वाला विकल्प आपका सही था। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखें, दूसरा नंबर है उत्तर देगा। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था, बताइए। प्लासी का युद्ध जो है कब लड़ा गया था, इसका सही उत्तर देखिए प्लासी के युद्ध की अगर बात करेंगे तो 1757 में लड़ा गया था। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका सही था। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखें, आपको बताएंगे तीसरा नंबर उत्तर दीजिएगा। क्या पूछा गया साथियों, ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किस ने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी, बताइए। ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की जो है मदद मांगी, संभाजी ने, शिवाजी ने, हैदर अली या टीपू सुल्तान ने। तो देखिए टीपू सुल्तान ने, जो टी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर हो। ठीक है, क्लियर है। टीपू सुल्तान ने फ्रांस की क्रांति में रुचि दिखाई थी, श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया हुआ, जैकोबिन क्लब का सदस्य बना, ठीक है, तथा अंग्रेजों से युद्ध के लिए नेपोलियन का सहयोग मांगा था। ठीक है, तो जो आपका दी वाला विकल्प है टीपू सुल्तान आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चौथा नंबर है, आईने अकबरी किसने लिखी थी, बताइए। आईने अकबरी किसने लिखी थी, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए आईने अकबरी की अगर बात करें तो अबुल फजल ने, जो आपका दिया गया है यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आईने अकबरी अबुल फजल द्वारा रचित अकबरनामा का ही एक भाग है। ठीक है, याद रखिएगा, अबुल फजल जो है मुगल बादशाह अकबर के दरबार में रहते थे। क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखिए, पांचवा नंबर है, उत्तर दीजिए। क्या पूछा गया, ध्यान से देखिए, पूछा आपका निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अंततोगत्वा मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र राणा अमर सिंह से एक समझौता किया था, बताइए। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अंततोगत्वा मेवाड़ के महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र राणा अमर सिंह से एक जो है समझौता किया था साथियों, किसने किया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों, देखिए जहांगीर ने, जो आपका डी वाला ऑप्शन दिएगा पांचवे पे आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है। महाराणा अमर सिंह मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश के शासक महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र तथा महाराणा उदय सिंह के पौत्र थे। ठीक है, कई संघर्षों के बाद अंत में
खुर्रम ने मेवाड़ पर अधिकार कर लिया। हार कर बाद में इन्होंने अपमानजनक 1615 ईस्वी में मेवाड़ की संधि की। ठीक है, वे मेवाड़ के अंतिम स्वतंत्र शासक थे, याद रखिएगा, राणा अमर सिंह। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएंगे, छठा नंबर है, उत्तर देंगे। क्या पूछा गया है छठे नंबर पे? 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या तोपे को अंग्रेजों ने 1859 में रिक्त स्थान में फांसी दी थी। कहां पर पता ही है साथियों? तात्या टोपे को अंग्रेजों ने 1859 ईस्वी में कहां पर फांसी दी थी? इसका सही उत्तर क्या हो जाए तो देखिए शिवपुर में। जो आपका दिया गया बी वाला ऑप्शन सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है। 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे को ब्रिटिश सरकार ने शिवपुरी, ठीक है, शिवपुरी में 1859 ईस्वी में जो है फांसी की दी थी। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है। अगला प्रश्न देखा जाएगा, क्या पूछा? शिवपुरी कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। इतना बात रहेगा। सातवां नंबर है, 1916 का लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने क्या किया था? बताइए। 1916 का जो आपका लखनऊ समझौता था महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने क्या किया था? तो देखिए, कांग्रेस ने किया था मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन। जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है। 1916 ईस्वी में लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था, याद रखिए। ठीक है, आपको सब बता दिया है। 1916 में लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। 1917 में देखिए सूरत का अधिवेशन हुआ था, जिससे कांग्रेस का विभाजन 1916 ईस्वी तक बना रहा था। ठीक है, एनी बेसेंट ने गरम दल और नरम दल को कांग्रेस के मंच पर पुनः एक साथ लाने का सफल प्रयास किया। 1916 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। दिसंबर 1916 ईस्वी में मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों लखनऊ में वार्षिक अधिवेशन में शामिल हुए और समझौता हुआ। यह समझौता लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग योजना के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, तो 1916 में लखनऊ समझौता क्यों महत्वपूर्ण था? सभी को समझ में आया। मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन हुआ था। जो दिया गया ये विकल्प आपका सही। अगला क्वेश्चन बताएंगे, आठवां नंबर है, ध्यान से देखें क्या पूछा गया। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था, किसके द्वारा? बताइए। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था, किसके द्वारा? 18 से उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए मुस्लिम लीग द्वारा। जो दिया गया बी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्यवाही दिवस मनाया गया। इसलिए वायसराय ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार बनाने के लिए 12 अगस्त 1946 ईस्वी को प्रस्ताव भेजा, जिससे जवाहरलाल नेहरू ने स्वीकार कर लिया। ठीक है, मुस्लिम लीग ने जिन्ना के नेतृत्व में इसके विरोध में पाकिस्तान को प्राप्त करने के लिए प्रत्यक्ष कार्यवाही की धमकी दी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 9वां नंबर है, ध्यान से देखिए क्या पूछा गया। पहले उत्तर देंगे। निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? बताइए। सुरेंद्रनाथ मजनी ने, CR दास ने, आशुतोष मुखर्जी ने या रविन्द्रनाथ टैगोर ने? किसने? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। ठीक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का जो है नेतृत्व किया था। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला, तो आपको याद रखना पड़ेगा। जो आपका ए वाला ऑप्शन दिएगा आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है। अगला प्रश्न देखें, 10वां नंबर है, चौरी चौरा जो घटना है कब घटित हुई थी? बताइए, चौरी चौरा घटना कब हुई थी? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए, चौरी चौरा घटना की अगर बात करेंगे साथियों, ये आपकी हुई थी 5 फरवरी 1922 को। जो दिया गया यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही उत्तर। ठीक है, 5 फरवरी 1922 को आपकी चौरी चौरा घटना घटित हुई थी। अगला क्वेश्चन देखें, 11 नंबर है, क्या दिया गया है? ध्यान से देखें। धुंध जो नमी के बड़े कणों से बनता है क्या कहते हैं? धुंध जो नमी के बड़े कणों से बनता है वो क्या कहलाता है? 11 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए वो आपका कुहरा कहलाता है। जो ए वाला ऑप्शन दिया गया है 11 पे सही उत्तर। ठीक है, वायुमंडल की निचली परत में विद्यमान छोटी छोटी जल की बूंदों, धुआं अथवा धूलकणों की सघन राशि जिससे अदृश्यता उपस्थित होती है, उसे देखिए कोहरा कहा जाता है। तो जो आपका ए वाला ऑप्शन दिया गया है कोहरा आपका सही उत्तर। ठीक है, अगले क्वेश्चन नंबर 12 नंबर है, ध्यान से देखिएगा। पूछा गया आपका पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में रहने वाली कुल मानव आबादी का अनुमानित प्रतिशत क्या? बताइए। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में रहने वाली कुल मानव आबादी का अनुमानित प्रतिशत क्या है साथियों? 12% उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए 90%। जो आपका दिया गया डी वाला ऑप्शन सही उत्तर। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध पृथ्वी का वह भाग है जो भूमध्य रेखा के उत्तर में है। ठीक है,
उत्तरी गोलार्ध में रहने वाली कुल मानव आबादी का अनुमानित जो प्रतिशत है 90%। जो आपका डी वाला ऑप्शन दिएगा आपका सही उत्तर। ठीक है, अगला प्रश्न है 13 नंबर है, ध्यान से देखिएगा। कौन सी पर्वत की चोटी पृथ्वी के केंद्र से दूरतम बिंदु, बताइए कौन सी पर्वत की जो चोटी है पृथ्वी के केंद्र से दूरतम बिंदु है साथी, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो देखिए माउंट चिम्बराजो जो दिया गया यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, माउंट चिम्बराजो पर्वत की चोटी पृथ्वी के केंद्र के दूरतम बिंदु पर है। ठीक है, यह विषुवत रेखा पर स्थित इक्वाडोर में है। चूंकि पृथ्वी गोल है, गोल नहीं है, ठीक है, चूंकि पृथ्वी गोल नहीं है, यह आपकी दीर्घवृत्ताकार है, जिससे विषुवत रेखा पर इसका जो व्यास है अधिक होता है। ठीक है, याद रखिए। तो आपका दिया गया बी वाला ऑप्शन आपका सही होता है। ठीक है, कौन सी पर्वत चोटी है जो पृथ्वी के केंद्र से दूरतम बिंदु पर? तो देखिए याद रखिए माउंट चिम्बराजो। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 14 नंबर है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा हवा में विद्यमान में से कौन सी गैस प्रधान रूप में विद्यमान, बताइए हवा में विद्यमान में से कौन सी जो गैस है प्रधान रूप में विद्यमान है साथ ही 14% उत्तर क्या होगा? देखिए नाइट्रोजन गैस। जो आपका दिएगा यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही था। नाइट्रोजन गैस का जो प्रतिशत है हवा में कितना है? तो 78.08%। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, ऑक्सीजन आपका देखिए 20.95% है। ठीक, क्लियर है। ऑर्गन की बात करें तो ऑर्गन जो आपका देखिए 0.93% है। और कार्बन डाइऑक्साइड की बात है, कार्बन डाइऑक्साइड जो आपका देखिए 0.33% है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे 15 नंबर है, पटाखा किस देश की मुद्रा, बताइए पटाखा जो है किस देश की मुद्रा है? पनामा की है, लाओस की है, मकाओ की है, मैक्सिको की, कहाँ की है? तो क्या है? पटाखा है ना। पटाखा की बात करें तो पटाखा जो देखिए मकाओ की मुद्रा है। ठीक है, तो जो आपका सी वाला ऑप्शन दिया आपका सही है। ठीक है, पनामा की बात करें तो पनामा देखिए आपका अमेरिकी डॉलर। ठीक है, पनामा जो आपका अमेरिकी डॉलर है, याद रखिए। ठीक है, लाओस की बात करें तो लाओस जो है आपकी देखिए लाओ कीप की मुद्रा। ठीक है, लाओ कीप की मुद्रा है। और मैक्सिको की बात करें देखिए अच्छा, पनामा पनामा के जो आपका मुद्रा है देखिए, पनामा की जो मुद्रा आपकी देखिए अमेरिकन डॉलर। लाओस की मुद्रा का है तो देखिए लाओ की मुद्रा आपकी लाओ कीप है। और मैक्सिको की जो मुद्रा है, मैक्सिको की मुद्रा आपकी देखिए मैक्सिकन पेसो है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर, नाबार्ड का विस्तृत रूप क्या होता है? नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है साथियों? 16 पे सही उत्तर देखिए, नाबार्ड का जो फुल फॉर्म होगा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है। जो आपका पीएल ऑप्शन दिएगा आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है। नाबार्ड का विस्तृत रूप होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 17 नंबर है, ऐसा राज्य जहाँ कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है उसको कौन सा राज्य, बताइए ऐसा राज्य जहाँ कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है, कौन सा राज्य साथियों? 17% होता है देखिए सिक्किम राज्य। जो आपका ये वाला ऑप्शन दिया आपका सही तो। ठीक है, क्लियर है। ऐसा राज्य जहाँ कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है, कैसा कौन सा राज्य? तो देखिए सिक्किम राज्य में। ठीक है, सिक्किम राज्य में आपका कोई भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं, याद रखिए। जो ये वाला ऑप्शन देगा 70%। ठीक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की जो स्थापना का मुख्य उद्देश्य दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाना था, कमजोर वर्गों के लिए रियायती दर पर ऋण उपलब्ध कराना है। इस बैंक की जो स्थापना है 2 अक्टूबर 1975 को की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाएगा आपका 18 नंबर, उत्तर देंगे सही उत्तर का। ध्यान से देखेंगे, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? बताइए 1 रुपए के जो नोट होते हैं इस पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? देखिए वित्त सचिव को। जो आपका ए वाला ऑप्शन दिएगा आपका सही, ठीक है, मतलब बी वाला ऑप्शन दिएगा सही। 1 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर? वित्त सचिव का। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा 19 नंबर उत्तर है, सकल घरेलू बजट में कौन सा प्रमुख योगदान करता होता है? बताइए सकल घरेलू बजट में कौन जो है प्रमुख योगदान करता होता है? 19 में 70 का देखिए आपका परिवार होता है। जो आपका दिया गया यहाँ पे टी वाला ऑप्शन सही होता है। ठीक है, क्लियर है। सकल घरेलू बजट में प्रमुख योगदान देखिए परिवार होता है, क्योंकि राष्ट्रीय आय में प्रति व्यक्ति आय को भी जोड़ा जाता है। जब प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तो व्यक्ति का जो जीवन स्तर है सुधरेगा और घरेलू बजट भी बढ़ेगी। ठीक है, इससे जीडीपी में वृद्धि होगी, इससे राष्ट्रीय आय बढ़ेगी। राष्ट्रीय आय बढ़ने से देश जो है प्रगति की ओर जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें 20 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? भारत में हरित क्रांति का जनक की बात करें तो MS स्वामीनाथन। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है। भारत में 1960 के दशक के मध्य कृषि में हरित क्रांति की जो है शुरुआत हुई और परिणाम स्वरूप खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता एवं तीव्रता आई। ठीक है, जिसका एकमात्र श्रेय अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग
को दिया जाता है, ठीक है। जबकि भारत में हरित क्रांति का जो जनक है डॉक्टर MS स्वामीनाथन को माना जाता है, ठीक है। याद रखिए जो आपका यहाँ पे दिया गया सी वाला ऑप्शन सही था। विश्व में पूछेगा तो कौन है? तो विश्व में देखिए आपका नॉर्मन ई बोरलॉग है, और भारत में पूछेगा तो MS स्वामीनाथन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 21 है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा 21 निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? बताइए 1935 में संविधान सभा का सुझाव किसने प्रस्तावित किया था साथियों? इसका सही उत्तर बहुत देखिए MN रॉय ने। जो आपका दिया गया डी वाला ऑप्शन सही उत्तर, ठीक है। वर्ष 1935 में संविधान सभा का जो सुझाव है सर्वप्रथम MN रॉय ने दिया, और इस विचार को मूर्त रूप देने का जो कार्य है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ठीक है। इसके बाद दिसंबर 1936 में कांग्रेस ने फैजपुर अधिवेशन में संविधान सभा के अर्थ तथा महत्व की व्याख्या की गई थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए, आपका 22 नंबर है, उत्तर देंगे। ध्यान से देखिए क्या पूछा है, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया था? बताइए। तो देखिए अनुच्छेद 18 के अंतर्गत जो आपका दिया यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सही था, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18(1) के तहत राज्य, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के अतिरिक्त और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा, या जो है अतः अनुच्छेद 18 के प्रावधान के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री पुरस्कारों को प्रारंभ किया था, ठीक है। तो जो आपका दिया गया टी वाला ऑप्शन सही था, ठीक है। भारत के संविधान 18 के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को जो है प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन देखें 23 है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए 12 सदस्यों को जो दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही था। लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12, ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 24 है, उत्तर देंगे, ध्यान से देख के बताएंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 और 329 निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है? बताइए। तो चुनाव आयोग से संबंधित है। जो आपका दिया गया यहाँ पे ये विकल्प आपका सही था, ठीक है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 324 और 329 है, इसका जो पहलू है किससे संबंधित है? देखिए चुनाव आयोग से, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। भाग 15 में आपका 324 और 329 जो अनुच्छेद आता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बताएंगे सत्य का 25 नंबर है, उत्तर देंगे। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जो सेवावृत्ति की आयु होती है कितनी होती है? भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवानिवृत्ति की जो आयु होती है, मतलब जो रिटायरमेंट की आयु होती है कितनी होती है? 25 पे 77 का, और देखिए 65 वर्ष की होती है। जो आपका दिया गया यहाँ पे BL और विकल्प आपका 77, ठीक है, क्लियर है। एक मिनट रुक जाइए। पैंसठ वर्ष की होती है। जो आपका दिएगा BL ऑप्शन सही तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन 26 है, ध्यान से देखिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन जो कि आपके देखिए वीडियो के एग्जाम में और PET के एग्जाम में, ठीक है, 2023 जो आने वाला है उसमें होने वाला है। तो एक एक क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मनुष्य में कितनी जोड़ी स्पाइनल तंत्रिकाएं होती है? बताइए। तो 31 जोड़ी जो आपका दिया गया है यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही होता है, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 27 ध्यान से देखें। रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है कैसा? बताइए। रेटिना पर जो आपका नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है? इसका सही उत्तर क्या होगा? तो देखिए वास्तविक, उल्टा व छोटा बनता है। जो आपका दिएगा ये वाला ऑप्शन 27 पे आपका ठीक है। रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक, उल्टा तथा छोटा बनता है, ठीक है। मानव नेत्र की न्यूनतम दूरी आपकी देखिए 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें 28 है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का जो आपका पीएच मान होता है कितना होता है, मतलब जो खून का पीएच मान होता है कितना होता है? इसका सही उत्तर देखिए आपका 7.4 होता है, ठीक है, 7.4 होता है। जो आपका दिया गया यहाँ पे 80 वाला ऑप्शन सही होता है, ठीक है, क्लियर है। आपका जो है क्षारीय होता है, ठीक है, क्षारीय होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बताएंगे 29 नंबर है, उत्तर देंगे। निम्नलिखित में से किस में कार्बन नहीं होता? बताइए निम्नलिखित में से किस में जो आपका देखिए कार्बन नहीं होता? देखिए डायमंड में भी होता है, ग्रेफाइट में भी होता है, कोयला में होता है। तो आपका जो होगा ऑप्शन नंबर डी राइट, इनमें से किसी में नहीं, ठीक है। इनमें सब में कार्बन होता है, तो जो आपका डी वाला ऑप्शन दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें 30 नंबर है, आखिरी क्वेश्चन है, ध्यान से देख के बताएंगे। स्वस्थ मनुष्य का तापक्रम कितना होता है? बताइए। स्वस्थ मनुष्य मतलब जिस बीमारी को, जिस आदमी को कोई बीमारी नहीं है, उसका जो आपका शरीर का तापमान होता है कितना होता है? देखिए 37 डिग्री सेंटीग्रेड। जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन 30 पे आपका सही है, ठीक है। और फ़ारेनहाइट में बात करें तो फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और तापक्रम मतलब सेंटीग्रेड में बात करें तो 37.6
और 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है, याद रखिए, ठीक, क्लियर है। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की, देखिए पहली क्लास है, आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी होगी। तो जो भी बच्चे क्लास में पहली बार आए होंगे हमें कमेंट करके बताएंगे कि आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है। बाकी हम सभी आपसे मिलते हैं, आपकी देखिए हिंदी वाली एक क्लास आएगी आपको, अभी देखा जाएगा आपको, देखिए कौन कौन सी क्लास कराई जाएगी, उसका टाइम अभी नोट नहीं हुआ है, तो टाइम जैसे आपका कंफर्म हो जाएगा उस हिसाब से जो आपको देखिए क्लासेस रेगुलर बेसिस पे मिलना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो आपको देखिए टाइम भी बता दिया जाएगा। तो पहले इस क्लास का बताइएगा, इस क्लास का हमें फीडबैक दिया आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।